लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन का मतलब है कि देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स में जो ब्रांचेस हैं, तो वो मैकेनिक्स की ब्रांच क्या क्या हैं? मैकेनिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स विच डील्स विद फोर्सेस एंड इट्स इफेक्ट, उसको कहते हैं मैकेनिक्स, या फिर उसको कहते हैं यांत्रिकी। यांत्रिक इंजीनियर आप लोगों ने देखा है ना कि दैट इज़ मैकेनिकल इंजीनियर को यांत्रिकी अभियंता कहते हैं। अच्छा, मैकेनिक्स के दो पार्ट हैं, मैकेनिक्स के दो पार्ट हैं। जो एक है काइनेमेटिक्स, इट डील्स विद मोशन दैट इज इफेक्ट विदाउट गोइंग इनटू कॉज, कि किसने फोर्स लगाया, इनटू कॉज, हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। तो यानी फोर्स को डिस्कस नहीं करते हैं। तो काइनेटिक्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? सो 3 इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स आती हैं। या इसमें क्या आती हैं? इसमें आता है चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, ये इसमें आता है कि इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, मोशन इन स्पेस। मोशन इन स्पेस आगे की क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ाई है, जो चैप्टर 3 है और ये चैप्टर 4 है, ये सारा है। मोशन इन स्पेस 12th में आएगा। ये चीज़ें जो 3 डायमेंशन है, जो जेड एक्सिस को भी लेके चलेगा, तो ये सब है। 3 इक्वेशंस रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल काइनेमेटिक इक्वेशन आती हैं। सो 3 ट्रांसलेशनल काइनेमेटिक इक्वेशन भी आएगी इसी में। जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसी तरीके से x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और 3, ये तो लीनियर काइनेमेटिक इक्वेशन है, ये रेखीय गतिकी के 3 समीकरण हैं। और लेकिन एक घूर्णन गतिकी के भी 3 समीकरण होंगे, दैट इज रोटेशनल काइनेमेटिक इक्वेशन। सो रोटेशनल काइनेमेटिक इक्वेशन, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था, वो भी तो काइनेमेटिक्स में ही आएंगे, जो आगे अभी आने वाले हैं 6th चैप्टर में। दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट और प्लस अल्फा टी, बोलो पढ़ा था कि नहीं? और थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट और प्लस ओमेगा नॉट टी और प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये भी पढ़ लिया है। और आगे चलो तो दैट इज ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। समझ में आ गई बात? इतनी चीज़ हमने पढ़ी है, और ये किस में आती है? सो इट कम्स अंडर, इसमें कहीं फोर्स की बात की गई है? बोलो। तो इसमें फोर्स की बात नहीं की गई है। तो 2D मोशन, 3D मोशन, 4D मोशन सब इसमें आता है, ठीक है। सो अभी हमारा 3 डायमेंशन ही, 3 आयाम जो हैं वही हमारे सिलेबस में है। वैसे तो जो हमारा यूनिवर्स है उसके 10 डायमेंशंस होते हैं, लेकिन अभी तक 3 डायमेंशन के बारे में ही बताया गया है। चौथा डायमेंशन टाइम है, फिर और आगे के भी डायमेंशन है, जैसे जैसे आगे की क्लासेस में जाएंगे आप पढ़ेंगे। सेकंड इज, एक काइनेमेटिक्स है और दूसरी है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की खुद ब्रांच मैकेनिक्स है। इट डील्स विद, तो ये किससे डील करती है? विद कॉज एंड इफेक्ट बोथ। कॉज का मतलब फोर्स, एंड इफेक्ट बोथ। तो वो चीज़ मैकेनिक्स है, यानी फोर्स को भी लेती है, उसके इफेक्ट को भी लेती है। इट्स वन ब्रांच इन विच ऑब्जेक्ट इज अंडर इक्विलिब्रियम एंड नॉट मूविंग इज कॉल्ड स्टैटिक्स। इट्स वन ब्रांच
in which objects are static अंडर बैलेंस फोर्सेस। अगर बैलेंस फोर्सेस लगाए जाए तो रुकी हुई चीज़ रुकी रहेगी, चलती चीज़ चलती रहेगी। तो अंडर बैलेंस्ड फोर्स, तो संतुलित बल के प्रभाव में वस्तु अपनी साम्यावस्था में यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रहती है। अंडर बैलेंस फोर्स इट इज़ कॉल्ड स्टैटिक्स, इट इज़ कॉल्ड स्टैटिक्स। जैसा कि लामीज थ्योरम आपको पढ़ाया जा चुका है अमांशी। तो लामी थ्योरम है कि किसी भी चीज़, कोई ऑब्जेक्ट अगर कहीं पर रुका है तो ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी और सी बाई साइन सी उस पर इक्वल होते हैं। तीन फोर्सेस और तीन एंगल। समझ में आ गई बात? इतनी बात समझ में आ गई ना? तो अभी हम किस चैप्टर में बताइए, क्या यही चैप्टर 5 है? ओके, तो चैप्टर 5 हो गया। In case of chapter 3, 4, 5, the object is taken as point size and it is all. The first book is Newtonian Physics. तो ये हमारी पहली बुक है, वो न्यूटन की है, और जो दूसरी बुक है उसमें बाकी साइंटिस्ट हैं। So the part 1 क्लास 11th की जो फिजिक्स है वो कैसी है? इज बेस्ड ऑन क्लासिकल फिजिक्स, इज बेस्ड ऑन न्यूटोनियन फिजिक्स। ठीक है। इन दिस चैप्टर 2, 3, 4, 5 टेक्स ऑब्जेक्ट एज पॉइंट साइज। इसमें कैसा लिया गया बताइए? पॉइंट साइज, पॉइंट साइज लिया गया, ऑब्जेक्ट की कोई डायमेंशन नहीं ली गई है। हाउएवर द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल फिजिक्स किसे कहते हैं मानसी? बताइए। अरे क्लासिकल फिजिक्स की डेफिनेशन तो बताओ। ऑब्जेक्ट्स का डायमेंशन क्या होता है? ऑब्जेक्ट की स्पीड के, हाँ हाँ बोलो। कुछ बताएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। नहीं पता है तो नहीं पता बोलो, नहीं पता भी तो बोल सकती हो ना। पता है तो बताओ। अच्छी बात। सो साइज ग्रेटर देन 10 to the power minus 6 meter and speed less than 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। ऐसी सभी ऑब्जेक्ट्स को क्लासिकल। साइज बड़ा हो, चल धीरे रही हो, और नहीं तो दूसरी होती है क्वांटम फिजिक्स। तो वो क्वांटम फिजिक्स आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। नैनो फिजिक्स है तो वो हम आगे की चीज़ें, उसमें चीज़ें पैकेटाइज होती रहती हैं, जैसे केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में। तो अभी आपने पीछे देखा 2.18 आया था इंटू 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन की स्पीड। तो वो क्वांटम फिजिक्स में आई कि नहीं आई? श्रोडिंगर और हीजनबर्ग के केस में। तो जब धीमे चल रही है 10 to the power 6 से कम है तो क्लासिकल फिजिक्स। तो हमने यहाँ पॉइंट साइज लिया है, लेकिन जब 6 चैप्टर में जाएंगे तो क्या हमारा ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाएगा, एक्सटेंडेड बॉडी हो जाएगी। इन चैप्टर 6 नाउ क्लासिकल फिजिक्स विल बी अप्लाइड टू एक्सटेंडेड बॉडी। उसमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल होगा, बड़ी बॉडी, जैसे चरखी घूम रही है, पहिया घूम रहा है, वहाँ होगा। नाउ सिस्टम ऑफ, नाउ क्लासिकल फिजिक्स इज अप्लाइड ऑन एक्सटेंडेड बॉडीज। पॉइंट साइज से आगे बढ़ जाएंगे और फिर वहाँ फिर से अप्लाई करेंगे। नाउ क्लासिकल फिजिक्स is applied to extended body, जो अपना एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्थान न बदलती हो, जैसे रिजिड बॉडी, हिलाओ डुलाओ अपना आकार नहीं बदल रही, तो वो एक्सटेंडेड रिजिड बॉडी। बॉडी जिसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कहते हैं। अब ये सिंगल नहीं रह गया है, अब ये क्या हो गया है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो इस तरीके से आवर मैकेनिक्स इज एक्सटेंडेड फ्रॉम सेकेंड चैप्टर टू
सिक्स चैप्टर तक चलेगी। और सेवेंथ में क्या, इनके लॉ ऑफ ग्रेविएशन जो इन्होंने अपनी बुक लिखी है न्यूटन ने, क्या वो आ जाएगा? वो भी न्यूटन की ही देन है। सो चैप्टर 7 क्या आ जाएगा? 7 इज ऑल्सो बेस्ड ऑन न्यूटोनियन ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस तरीके से आपने समझा कि न्यूटन का कितना महत्व है। आपकी एक बुक पूरी दे दी गई उनको। ओके, नाउ बट दैट वाज नॉट द केस। हमें ये पढ़ना नहीं था, हमारा काम दूसरा है। हम लोग चैप्टर 5 पर हैं। तो चैप्टर 5 क्या कहना चाहता है? चैप्टर 5 कह रहा है कि एक्सटर्नल एजेंसीज कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन ए बॉडी। ठीक है, तो जो फोर्स लगाया जा सकता है, तो फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स कैन ये डू फॉलोइंग इफेक्ट। तो वो किसी तरीके से इफेक्ट करता है। इट कैन मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, रुकी हुई चीज को चला सकता है। इट कैन स्टॉप एन ऑब्जेक्ट विच वाज मूविंग। It can change the speed of object. It can change the direction of object. It can change the शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो बहुत कुछ कर सकता है। किसी भी चीज़ को अगर मैं दोनों तरफ हाथ से ऐसे दबाऊं तो एक जो बॉल है उसका शेप ऐसे भी कर सकता हूं। तो मैं दोनों तरफ से फोर्स लगाऊं तो ये हमारे इस तरीके से दबाने से, फोर्स लगाने से शेप चेंज हो गया। किसी रुकी चीज़ को चला सकते हैं, चली हुई चीज़ को रोक सकते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से है। So any kind of push or pull on any object is called force. Any kind of push or pull on any object is called force. ये चीज है। So force are of two nature. एक तो हो सकता है कि कांटेक्ट फोर्स, किसी को टच करने से फोर्स लगे तो उसे कहेंगे कांटेक्ट फोर्स। और कुछ होते हैं एट अ डिस्टेंस फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स में जैसे फ्रिक्शन हो गया, इसी तरीके से अगर विस्कस फोर्स है, पानी में कोई चीज़ चल रही है तो उस पर विस्कोसिटी लगती है, धीरे धीरे चलती है। या पानी के डिफरेंट लेयर्स है, जैसे हनी बह रहा है, बह नहीं पा रहा, पानी बह जा रहा है। तो किसी लिक्विड की डिफरेंट लेयर्स के बीच में लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं बताओ? अल्कोहल बड़ी जल्दी बह जाता है, पानी उससे धीरे बहता है, हनी उससे धीरे बहता है, ग्लास उससे धीरे बहता है। मेहरानगढ़ में चले जाओ तो नीचे का शीशा मोटा है, ऊपर पतला है। मेहरानगढ़ में मोती महल में जाके छू के देख लेना। तो इस तरीके से विस्कस फोर्स जो कि लिक्विड की डिफरेंट लेयर में लगता है, विस्कस ग्लास इज ऑल्सो ए लिक्विड, तो विस्कस फोर्स हो गया। इस तरीके से कांटेक्ट छू के जो किया जा सके। ड्रैग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ड्रैग है, एयर का ड्रैग लगता है, एयर लगाए तो ड्रैग फोर्स है। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे में लगे तो ड्रैग है। किसी पतली सी ट्विग को, टहनी को तेजी से चलाओ, साए की आवाज़ आती है तो उस पर ड्रैग फोर्स लगता है। एयरक्राफ्ट पे ड्रैग फोर्स लगता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो छूने से हो, अगर पुश किसी चीज़ को कर रहे हैं, पुल किसी चीज़ को कर रहे हैं, देन इट इज़ अगेन ए कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो हम इन चीज़ों को कहते हैं। स्प्रिंग पर भी लगने वाला फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, दूर से छू के नहीं किया जा सकता, तो स्प्रिंग फोर्स वो भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। कुछ फोर्सेज ऐसे होते हैं जो दूर से काम करते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स।
ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, और ये सारे फोर्सेज हैं मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, कुछ फोर्स ऐसे होते हैं जो कांटेक्ट मतलब न्यूक्लियर फोर्स है, उसमें एक दूसरे के ऊपर पाई मेजॉन बैठता है, तो बैठने की वजह से लगते हैं एक्सचेंज पार्टिकल, वहाँ पाई मेजॉन है तो न्यूक्लियर फोर्स यहाँ आएगा। वो कांटेक्ट फोर्स नहीं है, न्यूक्लियर फोर्स आ गया। तो ये तो हमने देखे कि फोर्स इस बेसिस पर कि वो कांटेक्ट हैं या एट ए डिस्टेंस, ये भी किए जा सकते हैं। ऑन बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, फोर्सेस आर बेसिकली ऑफ टू टाइप। तो फोर्स अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। तो एक होता है कि अलग अलग तरीके का हो सकता है। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, फिर इसके अलावा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और फिर उसके बाद क्या होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अगर इसकी स्ट्रेंथ 10 टू द पावर 40 है तो इसकी 10 टू द पावर 38 है, 100 गुना कम। इसकी 10 टू द पावर 13 है और इसकी 1 है। यानी ये स्ट्रेंथ की बात है। अगर इनका रेशो देखा जाए तो सबसे ये है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कमज़ोर फोर्स पड़ता है। तो आपने देखा कि जो हम फोर्स पढ़ने जा रहे हैं वो सब इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर के हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर में क्या क्या आएगा अब हम ये देखेंगे। इस चैप्टर, ये चैप्टर है हमारा, यही चैप्टर 5 है। इसमें हम फ्रिक्शन फोर्स पढ़ेंगे, इसमें हम स्प्रिंग फोर्स पढ़ेंगे, इसमें हम कांटेक्ट फोर्स पढ़ेंगे, टेंशन फोर्स, धागे पे टेंशन। सो इसमें आप किसी चीज़ को खींचो तो टेंशन है, और किसी चीज़ को पेन को दोनों तरफ से दबाओ तो कंप्रेशन फोर्स है, कंप्रेशन फोर्स पढ़ेंगे। और फिर कुछ फोर्सेस रह जाते हैं जैसे विस्कस फोर्स है, वो सारी चीज़ें जो डायरेक्ट फोर्स है वो अगली बुक में पढ़ाए जाएंगे। फिर भी कुछ चीज़ों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, और लॉज ऑफ मोशन के बारे में भी पढ़ेंगे कि वो फोर्सेस का ओरिजिन क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारे काम का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स भी है। सब पार्टिकल के आगे पीछे आने जाने से, जब दो चीज़ें यहाँ एक दूसरे पर रख दी तो क्या उनके बीच केमिकल बॉन्ड बन गया, और उसको तोड़ने के लिए फ्रिक्शन लगता है क्या? कांटेक्ट में क्यों फ्रिक्शन लग रहा है? क्योंकि टच करते ही बॉन्ड बन जाएगा क्या? वीक वान डर वाल फोर्स है, बताओ। और फिर जब हटाओ तो बॉन्ड टूट जाएगा क्या? तो इस तरीके से ये हम देखते हैं। टेंशन में जब पास खींचोगे तो क्या उनके पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है वो डिस्टर्ब होगी क्या? और क्या वे अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को बनाए रखना चाहेंगे? इक्विलिब्रिया, लिब्रिया का मतलब तराजू। जब तराजू बिल्कुल पड़े एक दूसरे पर हो तो उसे इक्विलिब्रिया कहते हैं। एक तरफ 1 किलो का बाट, एक तरफ आलू। अगर ऊपर नीचे पलड़ा कर दिया तो क्या फिर अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे? बोलो, आ जाएंगे कि नहीं? तो वो उनकी जो एक मीन डिस्टेंस है उसे वे बनाए रखना चाहेंगे, तो उसको हम टेंशन या कंप्रेशन फोर्स कहते हैं। खींचने पर टेंशन फोर्स, दबाने पे कंप्रेशन फोर्स। तो इस तरीके से हम इन सभी फोर्सेस को इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये चीज़ अब आपको आगे कराई जाएगी, और इस चैप्टर में हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, जो 9th में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन उसको इलॉबरेटली पढ़ेंगे, और हर एक लॉ से दूसरे लॉ को डिड्यूस करना सीखेंगे। ओके, थैंक यू।